हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम हमारा पॉलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ से ये टॉपिक एक ऐसा है जहाँ से एक क्वेश्चन हमारी पॉलिटी का फिक्स रहता है। देखो, पॉलिटी में वैसे आर्टिकल के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आर्टिकल से पहले पहले पढ़ते हैं, जिसमें पार्ट्स, सोर्सेज, रीऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल्स, प्रियम्बल, प्रस्तावना जैसे टॉपिक ये सारे आते हैं। तो उन्हीं में से ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो भाई, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। देखो, एक व्यक्ति है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो बैग ऑफ बोरोइंग, उधार का थैला है। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कैसे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि भारतीय संविधान हर देश को पढ़कर बनाया गया। हमारे जितने भी संविधान सभा में शामिल लोग थे उन्होंने 60 देशों का, 60 कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ा और उसके बाद अपने देश का संविधान बनाया है। तो 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद जब उन्हें जिस देश से जो जो चीजें अच्छी लगी वो सारी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर ली। इसलिए आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारत को जो संविधान है वो ओरिजिनली खुद का कम है, उसके अलावा उन्होंने बाहर से चीजें ज्यादा गेन करी हैं। बाहर से जितनी भी चीजें उन्हें अच्छी लगी है वो सारी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी है। इसीलिए इसे को क्या कहा गया? उधार का थैला। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग किसने बोला है? तो किसने बोला है भाई? आइवर जेनिंग्स ने। क्यों बोला है? क्योंकि हमने ब्रिटेन से चीजें ले रखी हैं, ऑस्ट्रेलिया से ले रखी हैं, जापान से ले रखी हैं, फ्रांस से ले रखी है, रशिया से ले रखी है, कनाडा से, अमेरिका से, ठीक है, आयरिश यानी कि आयरलैंड से हमने चीजें ले रखी है। तब उन्होंने बोला तुम्हारा खुद का तो ओरिजिनली बहुत कम है, जो तुमने खुद की तरफ से चीजें ऐड करी है। ज्यादातर चीजें तो तुमने कहाँ से ले रखी है? बाहर से ले रखी है। इसलिए आइवर जेनिंग्स ये स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों सबसे पहले तो आपको ये सवाल समझ में आना चाहिए कि सवाल कैसे पूछा जाता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो मैं हर टॉपिक के साथ आपको एक क्वेश्चन भी बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हुए हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा पूछा है वहां भी मैं अलग से स्टार लगा देती हूँ। तो आज की क्लास में भी हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, इस टॉपिक से सवाल कैसे कैसे आता है। तो देखो इधर, इस टॉपिक से दो सवाल बनते हैं हमारे। कैसे? सीधा पूछेगा कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ले रखी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने इनमें से कौन सी चीज ली है, चार ऑप्शन देगी। या फिर उल्टा पूछेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने कौन से देश से ले रखी है, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो हमने कौन से देश से ले रखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से देश से ले रखा है, एडॉक जज तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हमने कौन से देश से ले रखी है, ये सारी चीजें, ठीक है। साथ के साथ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ताकि इस टॉपिक से आपको बहुत सारे आर्टिकल डायरेक्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि इस टॉपिक में कुछ आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा सवाल बनता ही नहीं है। तो इस टॉपिक में आपको सीधे सीधे ये पढ़ना है कि ब्रिटेन से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, रशिया से क्या लिया है, साथ में जो चीज हमने ली है वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में रखी हुई है, किस पार्ट में रखी हुई है। तो वो सारी चीजें आपको ब्रैकेट में लिखी हुई मिल जाएंगी। और जहां नहीं लिखी हुई है वहां मैं आपको खुद बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो या आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो तो जो चीजें मैं आपको ऐड करते हुए बताऊंगी वो सारी की सारी चीजें आप ऐड कर लेना, वो सब इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आता है बच्चों 1935 का एक्ट। हम कोई भी देश नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? 1935 का एक्ट। क्यों? सुनो इधर, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे और हम पर शासन चलाने के लिए वो क्या करते थे? 1935 का एक्ट हमारे लिए लेकर आते थे, ठीक है। तो वैसे भी भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर रूल करने के लिए जो लास्ट एक्ट था ब्रिटिशर्स की तरफ से वो कौन सा था? 1935 का एक्ट। तो एक बात तो ये याद रखना कि अंतिम अधिनियम कौन सा था, लास्ट एक्ट कौन सा था, तो भाई वो कौन सा था? 1935 का अधिनियम। इसके बाद हालांकि 1947 का एक्ट भी आता है, 1947 का अधिनियम भी आता है, लेकिन ये अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम था, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम था ये, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ये,
भारत को आजाद करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, शासन करने के लिए नहीं लाया गया था। इसलिए अगर पेपर में सवाल आए कि भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर रूल करने के लिए लास्ट एक्ट कौन सा था, तो लास्ट एक्ट हमेशा कौन सा रहेगा, 1935 का एक्ट। अब जब ये एक्ट 1935 में आया, जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय तो कांग्रेस ने और अन्य जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने भर भर के इसकी बुराई करी है कि 1935 का अधिनियम कोई काम का नहीं है। ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें बहुत सारे ब्रेक लगे हुए हैं, ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें डब्बे तो बहुत है लेकिन इंजन ही गायब है। ठीक है, लेकिन जब खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई 1947 में, ठीक है, 1946 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया था, खुद की बारी आई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तब हमने आधे से ज्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है वो कहां से ले रखा है, 1935 के एक्ट से ले रखा है। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने ये आलोचना की थी कि संविधान सभा की हमें ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, ये संविधान बनाने के लिए है, ठीक है, लेकिन हम हमारा शासन देश का तब तक किससे चला सकते हैं, 1935 से चला सकते हैं। और वास्तव में 1947 के बाद जब आजाद हो गया था हमारा देश, उसके बाद भी हमारे जो भारत का शासन है वो कौन से एक्ट से चला है, तो 1935 के एक्ट से चला है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कब लागू हुआ है, हमारा संविधान लागू हुआ है बच्चों 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से पहले भी तो भारत में शासन हो रहा था। तो वो जो भारत में शासन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, तो उस 1935 के एक्ट से ही हो रहा था। ठीक, ऐसे ही पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान का भी जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक पाकिस्तान का शासन भी किस एक्ट से चल रहा था, तो 1935 के एक्ट से ही चल रहा था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि हम 1935 के एक्ट से हमारे देश का शासन चला सकते हैं, अलग से ड्रामे करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 1935 के एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है। जब आया तब तो हमने इसकी बुराई कर दी, लेकिन जब खुद की बारी आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तो हमने आधे से ज्यादा आर्टिकल हमने कहां से कॉपी कर रखे हैं, 1935 के एक्ट से। कैसे? देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। इस 395 आर्टिकल में से मोर देन 250, आधे 250 से ज्यादा आर्टिकल हमने कहां से ले रखे हैं, 1935 के एक्ट से। तो यहां से एक और सवाल बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या था, तो क्या था, 1935 का अधिनियम। लगभग 2/3 पार्ट तो हमने सीधा का सीधा कहां से ले रखा था, 1935 के एक्ट से। जबकि 1935 का जब ये एक्ट आया था तब इसके अंदर कितने थे आर्टिकल, इसके अंदर थे बच्चों 321 आर्टिकल थे। ठीक है, 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल, 10 अनुसूचियां थी। ये एस से मैंने शेड्यूल कर दिया, पी से मैंने पार्ट्स बना दिया। 1935 का जब एक्ट आया था उसके अंदर 321 आर्टिकल थे, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब हमारे पास 395 आर्टिकल थे। इसमें से 250 से ज्यादा कहां से उठा के ले लिए हमने, 1935 के एक्ट से। तो याद रखना 1935 के एक्ट में कितने आर्टिकल थे, तो ये आर्टिकल का नंबर याद रखना 321। कितने पार्ट्स थे, 14। कितने शेड्यूल थे, तो 10। ठीक है, और यही हमारा मेन सोर्स है। और ये बना किसने रखा था, ब्रिटेन वालों ने। तो अगर कंट्री में पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा चीजें हमने कौन से देश से ले रखी है, तब हमें वो आंसर क्या करना है, ब्रिटेन। क्योंकि 1935 के एक्ट में जो चीजें हैं उसमें से कुछ चीजें सीधी की सीधी जब हम ब्रिटेन में पढ़ेंगे वहां पर भी है। अब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन में एक ही देगा, या तो ब्रिटेन लिख कर देगा या फिर वो 1935 का एक्ट लिख कर देगा। ठीक है, तो जब कोई चीज 2 बार रिपीट हो रही हो तो इसका मतलब है वो ब्रिटेन से भी है और वो 1935 के एक्ट से भी है। क्यों? क्योंकि 1935 का एक्ट बना तो हमारे लिए ब्रिटिशर्स ने ही रखा था। ठीक है, तो मेन सोर्स क्या है हमारा, 1935 का एक्ट। तो यहां तक आपको सबसे पहले एक तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना है तो हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली है। इसीलिए आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैग ऑफ बोरोइंग है, उधार का थैला है। ये बात समझ में आई? उसके बाद मेन सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा कहां से लिया है, तो 1935 के एक्ट से लिया है। कैसे? 1935 के एक्ट में 321 आर्टिकल थे, 14 भाग, 14 पार्ट्स थे और 10 शेड्यूल्स, 10 अनुसूचियां थी। आज के समय पे हालांकि ये चीज अलग है वर्तमान में, ठीक है,
लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने आर्टिकल थे? 395। इस 395 में से मोर देन 250, 250 से ज्यादा आर्टिकल तो हमने कहां से उठा रखे हैं? 1935 के अधिनियम से। इसीलिए मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एक्ट है? 1935 का एक्ट। भारत आजाद होने के बाद भी भारत का शासन कौन से अधिनियम से चल रहा था? कौन से एक्ट से चल रहा था? 1935 के एक्ट से। ठीक है, अगली बात, भारत के लिए लास्ट एक्ट कौन सा था रूल करने के लिए ब्रिटिश की तरफ से? तो कौन सा था? 1935 का एक्ट था, क्योंकि 1947 का जो एक्ट आया था वो भारत को आजाद करने के लिए था, भारत पर शासन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेन सोर्सेस क्या क्या थे भाई, क्या क्या चीजें हैं जो हमने 1935 के एक्ट से लिए। तो सबसे पहली बात आती है ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद। और यही की यही आर्टिकल भी याद कर देना है कि राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में आता है अभी वर्तमान में? तो आर्टिकल 153 में आता है भाई। राज्यपाल का पद कहां से ले रखा है हमने? 1935 के अधिनियम से, क्योंकि 1935 से पहले गवर्नर नहीं था। क्यों बनाया? तो इसके पीछे थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री वाली बात मैं आपको बता देती हूँ। 1935 में क्या हुआ था? हमने प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी थी, प्रांतीय स्वायत्ता। उस समय प्रांतों को क्या बोला जाता था? प्रोविंसेस, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी। किसको? प्रांतों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता। कौन से एक्ट से? 1935 के एक्ट से स्वायत्ता दे दी कि आप अपने इलेक्शन खुद करो। ठीक है, आप अपने, जैसे आज 28 राज्य हैं तो इलेक्शन होते हैं, वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। भाई स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटिश ने भी 1935 का एक्ट लाकर ये बोला कि हम प्रांतों को यानी कि प्रोविंसेस को स्वतंत्र करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी उनको, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल भी तो होना चाहिए। तो उस पर कड़े नियंत्रण के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पद बनाया, और वो पद कौन सा था? गवर्नर का पद था, ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसलिए इस गवर्नर की जरूरत पड़ी। गवर्नर जनरल अलग चीज है और गवर्नर अलग है। प्रांतों को स्वायत्ता, सीधा सवाल आया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट से दी गई? प्रांतों को स्वायत्ता कौन से एक्ट से दी गई? तो 1935 के एक्ट से दी गई। तो उससे पहले क्या सिस्टम था? तो उससे पहले एक 1919 का एक्ट आया था बच्चों, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो 1919 में आया था। इस एक्ट से, इस अधिनियम से हमने कहा था कि प्रांतों में, प्रोविंसेस में हम डायरकी लगाएंगे, द्वै शासन लगाया था। तो सीधा क्वेश्चन आया कि प्रांतों में द्वै शासन कौन से अधिनियम से लगा? 1919 के एक्ट से। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोविंशियस में डायरकी 1919 के एक्ट से। और 1935 में हमने इस डायरकी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कहां से? प्रांतों से। तो दो सवाल बनते हैं यहां से कि प्रोविंशियस में डायरकी कौन से एक्ट से लगी? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया है? तो 1919। प्रांतों में, प्रोविंशियस में द्वैध शासन, प्रोविंसेस में डायरकी कौन से एक्ट से समाप्त कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई? तो कौन सा एक्ट याद रखोगे? 1935। ठीक है, लगाई किससे? 1919 से। खत्म किससे करी? 1935 के एक्ट से। आपने डायरकी खत्म कर दी तभी तो आपने उनको स्वतंत्र कर दिया। तो 1935 के एक्ट से हमने प्रोविंसेस ऑटोनॉमी लागू कर दी, प्रांतीय स्वायत्ता दे दी कि आप अपने इलेक्शन कराओ। लेकिन उन सब पर कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट बनाई गई, और वही पोस्ट कौन सी थी? ऑफिस ऑफ गवर्नर। और ऑफिस ऑफ गवर्नर वर्तमान में एट प्रेजेंट हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? 153 में। ठीक है, तो राज्यपाल का पद हमने किससे ले रखा है? 1935 के अधिनियम से। क्लियर है? अब मैं आपको यहां से थोड़ी सी बात और बता देती हूँ हिस्ट्री की, कि जब ये प्रांतों में हमने स्वायत्ता दी थी तो उस समय हमारे पास थे ब्रिटिश प्रोविंसेस 11। ठीक है, 11 में से 8 में किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की। बच्चों जितनी भी बातें मैं साइड में लिख रही हूँ सारी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 11 में से कांग्रेस की सरकार कितनी बनी थी? 8 में बनी थी। टोटल पूछे तो 11। ठीक है, 1935 के एक्ट से सारी चीजें हुई हैं। अब 11 में से 8 में सरकार बनी तो सीधी सी बात है उन 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन भी हुए होंगे। तो वो इलेक्शन कब हो रखे थे? तो इन 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हो रखे थे जनवरी
फरवरी 1937 में। यानी कि अगर सवाल आए कि 1937 के इलेक्शन प्रांतों को स्वायत्ता देने के लिए 1937 में जो इलेक्शन हुए थे वो कौन से एक्ट से हुए थे, पेपर में सवाल पूछा हुआ है। तो 1937 के जो इलेक्शन हुए थे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने के लिए, वो हुए थे बच्चों 1935 के एक्ट से। क्योंकि आप स्वायत्ता दे रहे हो तो इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। जैसे आज राज्य हैं वो स्वतंत्र है, अपनी सरकार बनाएंगे, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, तो हर राज्य में इलेक्शन होता है भाई, सीएम बनता है, विधानसभा के इलेक्शन होते नहीं होते, हम वोट डालने जाते हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्था 1935 के अधिनियम में थी, तभी तो हमने ये चीज हमें अच्छी लगी और हमने अडॉप्ट कर ली। जबकि जब एक्ट आया तब हमने गालियां दे दी। ठीक है, तो जनवरी फरवरी 1937 में इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया और 11 में से कांग्रेस की सरकार कितने में बनी, 8। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं कि 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में, कितनी प्रोविंसेस में अपनी जगह बनाई है, कितनी प्रोविंसेस में जीती, तो कितने में जीती, 8। 8 में इलेक्शन टोटल कितने में हुए, 11 में। ठीक है, लेकिन ये सरकार मात्र 28 महीने रही है। ये जो कांग्रेस की जो सरकार है वो मात्र कितने महीने रही है, 28 महीने, ओनली 28 मंथ्स, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 साल 4 महीने लगभग, बस इतने ही रही है। 1937 में इलेक्शन जीता, सरकार बनी, और हम 1937 में अगर लगभग 28 महीने जोड़ते हैं तो 1939 आ जाता है। तो 1939 में कांग्रेस की जो 8 प्रांतों में सरकार थी उन सब ने एक साथ क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों, इसके पीछे भी रीजन था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स ने, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो का भी नाम याद रखना, यहां लिख देती हूँ मैं ये सारी चीजें। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, और लॉर्ड लिनलिथगो ने ये बोला कि कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, भारतीयों को सीधा सीधा किस में शामिल करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करो। कांग्रेस की कोई सहमति नहीं ली गई। तब कांग्रेस इस बात से नाराज हो जाती है और कांग्रेस विरोध में सारे के सारे जो 8 प्रांतों में उसने सरकार बनाई थी 1937 में, वहां से रिजाइन कर देती है भाई, त्याग पत्र दे देती है। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार मात्र कितने महीने रही, तो ये फैक्ट याद रखना, ओनली 28 महीने रही। इलेक्शन कब हो रहे हैं, 1937 में। तो सर इन्होंने सबने रिजाइन कब कर दिया, तो इन सब ने एक साथ रिजाइन कर दिया, 8 के 8 प्रांतों से। तो ये डेट याद रखना, 22 अक्टूबर 1939। ठीक है, अक्टूबर 1939 में इन्होंने क्या कर दिया भाई, रिजाइन कर दिया। अब इस बात से मुस्लिम लीग खुश हो गई, और उस समय मुस्लिम लीग के लीडर कौन हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंसमेंट कर दी कि 22 दिसंबर, उस समय 22 दिसंबर को था शुक्रवार, कि 22 दिसंबर 1939 को हम सभी मुक्ति दिवस मनाएंगे, कि हमें कांग्रेस की हर जगह से आजादी मिल गई, वरना ये कांग्रेस वाले शासन कर रहे हैं और अब हर जगह अपनी चला रहे हैं। भाई 11 में से 8 में सरकार बन रही है तो चलेगी, तो उनकी बहुमत, तो उनकी पार्टी के पास ही मेजोरिटी है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी इस चीज से दिक्कत थी। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, और इस मुक्ति दिवस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। तो याद रखना कि मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस में और कौन व्यक्ति था जो शामिल था, तो मेन रूप से थे तो बहुत सारे लोग शामिल थे, एंग्लो इंडियन भी थे, लेकिन मुख्य रूप से कौन शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने किसके कहने पर बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना। और कब मनाया, तो ये डेट भी बच्चों पेपर में आती है। तो इन्होंने रिजाइन तो कब कर दिया, 22 अक्टूबर 1939 को, और बनाया कब मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया है, 22 दिसंबर 1939। तो ये डेट ना पेपर में बहुत बार पूछी हुई है, 22 दिसंबर 1939 को। और कांग्रेस ने कर दिया विद्रोह कि आपने बिना हमसे पूछे भारतीयों को कैसे शामिल कर लिया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, ब्रिटेन का साथ देंगे। और वायसराय कौन थे उस समय, लॉर्ड लिनलिथगो का नाम याद रखना। ठीक है, तो ये है वो सारी कहानी किसके पीछे, ऑफिस ऑफ गवर्नर के पीछे। तो सीधा सवाल याद रखना, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है, 1935 के एक्ट से। कौन से आर्टिकल में आता है, 153 में। ठीक है, क्यों क्यों बनाया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्यों, क्योंकि 1919 के एक्ट में
प्रोविंसेस में डायरकी लगा रखी थी, प्रांतों में द्वैध शासन लगा रखा था। 1935 के एक्ट से उस द्वैध शासन को खत्म कर दिया और प्रांतों को स्वायत्ता दे दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट से लागू हुई? तो आंसर क्या करना है, 1935 का एक्ट। अब लागू हुई तो सीधी सी बात है, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो जनवरी फरवरी 1937 में इलेक्शन हो गए। कितने प्रांतों में? 11 में। टोटल 11 ही थे। 11 में से कांग्रेस की सरकार कितने में बनी है? 8 में। लेकिन ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। ये सरकार मात्र कितने महीने चली है? 28 महीने। सबने एक साथ रिजाइन कर दिया 8 प्रोविंसेस से। कब रिजाइन कर दिया? तो 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दिया। मुस्लिम लीग इस बात से खुश हो गई और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के लिए एक मुक्ति दिवस मना दिया। कब? 22 दिसंबर 1939 को। इसमें शामिल कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये सारी जो घटना हुई है, क्यों? क्योंकि लॉर्ड लिनिथगो ने ये बोला था कि हम भारतीयों को किसमें शामिल कर देंगे? द्वितीय विश्व युद्ध में। हम लड़ने जाएंगे तो हमारे साथ कौन लड़ेंगे? इंडियन आर्मी भी लड़ेगी उस समय पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां से ना बच्चे एक और सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है कि गवर्नर का पद, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, वो कहां से लिया? 1935 के एक्ट से। एक आता है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है बच्चों, वो हमने कनाडा से ले रखी है। तो अगर 1935 का एक्ट ऑप्शन में नहीं हो तो हमें कनाडा आंसर करना है। लेकिन वो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, पद नहीं है। पद तो बन गया, प्रोसेस है वो अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट गवर्नर की कौन करेगा? ये चीज हमने कहां से ली है? कनाडा से। जब कनाडा वाला आएगा तब वह हम देखेंगे। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट यहाँ पर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और आर्टिकल 155 155 से करता है। तो दो आर्टिकल याद रखना, ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 153, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल 155, और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने कौन से देश से ले रखा है? कनाडा से। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1935 की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी डालोगे ना तो डायरेक्ट आपको कनाडा दिखाएगा। लेकिन पूरी लाइन ध्यान से पढ़ो कि वो प्रोसेस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली है? तो कनाडा से ली है। राज्यपाल का पद कहां से लिया है आपने? भाई कनाडा से पहले भी वो चीज कहां थी? तो 1935 के एक्ट में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर आ रखे थे। नियुक्ति की प्रक्रिया आती है आर्टिकल 155 में, जबकि ऑफिस ऑफ गवर्नर आता है आर्टिकल 153 में। कौन अपॉइंट करता है? सेंटर। और सेंटर में कौन अपॉइंट करता है? भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 153 और 155 में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 1935 के एक्ट में और कनाडा में क्या डिफरेंस बताया मैंने, वो भी कंफ्यूज मत होना। हालांकि अभी कनाडा आएगा तो मैं फिर से ये चीजें रिपीट कर दूंगी आपको। क्लियर है? चलो आगे देखो। उसके बाद आता है बच्चों जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका भी हमने कहां से ले रखी है? 1935 के एक्ट से। कैसे? तो सुनो इधर। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना भाई 26 जनवरी 1950 को हो रखी है। हमारे जो फर्स्ट जो सीजेआई बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू करा? इसका उद्घाटन कब हुआ? तो वो हुआ 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पहले तो ये सारी चीजें लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको आगे और बता देती हूँ, जुडिशरी के बारे में यहाँ लिख देती हूँ सारी चीजें। न्यायपालिका की बात हो रही है भाई, तो देखो जब 1935 का एक्ट बना था तब हमारे पास था बच्चों फेडरल कोड। ठीक है, फेडरल कोड, संघीय न्यायालय भी बोल सकते हैं इसे हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, संघीय न्यायालय। कई बार हिंदी में ही फेडरल कोर्ट लिखा जाता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे खासकर ध्यान रखें, संघीय न्यायालय। ये जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई है 1935 के एक्ट से हुई है। कब हो रखी है? 1 अक्टूबर 1937 को, 1937। ठीक है, यही फेडरल कोर्ट बाद में क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट। कब बन गया? 28 जनवरी 1950। इसका उद्घाटन इसने सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू करा है? 28 जनवरी 1950। ठीक है, पहले जो सीजीआई हमारे बने हैं वो कौन बने हैं भाई? हरिलाल का नाम याद रखना, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं उनका नाम, हरिलाल जे कानिया।
फर्स्ट जो हमारे सीजीआई थे, ठीक है, 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। तो पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस बने, वो कौन बने? हरीलाल जे कानिया। ये सीधा फैक्ट वाला सवाल है जो बहुत सारे एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है, क्योंकि प्रेजेंट के तो चेंज होते रहते, ठीक है। लेकिन पहले कौन बने? तो हरीलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब से हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू करा है? तो 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहले क्या था? तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बच्चों फेडरल कोर्ट बोला जाता था, संघीय न्यायालय बोला जाता था। और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हो रखी है? 1 अक्टूबर 1937, ठीक है। अच्छा, जब 1 अक्टूबर 1937 को ही फेडरल कोर्ट बना, उस समय भी कोई चीफ जस्टिस होंगे, तो उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गेवियर, ठीक है। इसका नाम मैं यहां लिख देती हूँ, मॉरिस गेवियर का। जब ये फेडरल कोर्ट बना तब चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस GWYER, मॉरिस गेवियर। या हिंदी में लिख देती हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ गई, बट बहुत आराम से बता रही हूँ मैं आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने नोट्स बना सकते हो। मॉरिस गेवियर। जब फेडरल कोर्ट बना 1 अक्टूबर 1937 को, तब चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गेवियर। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू करा है? 28 जनवरी, ठीक है, 1950 को, ठीक है। तो ये फेडरल कोर्ट अब हमारा क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं संघीय न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको रिप्लेस करा है? तो फेडरल कोर्ट को। और जब सुप्रीम कोर्ट बना तब हमारे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरीलाल जे कानिया, का नाम याद रखना, ठीक है, हरीलाल जे कानिया। तो यहां तक ये सारी बातें आ गई समझ में, ठीक है। ये हमारा फेडरल कोर्ट हो गया। आज के समय तो हमारे पास हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल 124 से लेकर 147, 124 से लेकर 147 तक हम सारी बात किसकी करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। और कौन से पार्ट में आता है ये सुप्रीम कोर्ट? तो पार्ट 5 के अंदर आता है, ठीक है। कहां से? आर्टिकल 124 से लेकर 147। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से अपने नोट्स बना लेना, एक एक चीज ऐड कर लेना, कोई भी लाइन मत छोड़ना। हर लाइन से एक सीधा सीधा फैक्ट वाला सवाल बनता है, ठीक है। 1919 के एक्ट का दूसरा नाम याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। कई बार पूछा हुआ सवाल है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट किस ईयर में आया? 1919 एक्ट में, ठीक है। क्लियर है? मैं इतने पानी पीती हूँ, आप इसे नोट करो। हो गई सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1935 के एक्ट से अभी हमने दो ही चीजें देखी है, ऑफिस ऑफ गवर्नर और जुडिशरी। इसकी डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है, क्या थी और क्या नहीं। इसके बाद अगला देखो, अगला आता है बच्चों पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग भी हमने कहां से ले रखा है? 1935 के एक्ट से। अब लोक सेवा आयोग से भी दो सवाल बनते हैं। देखो, लोक सेवा आयोग एक तो सेंटर में होता है और एक कहाँ होता है? स्टेट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ बना हुआ है? सेंटर में बना हुआ है। लेकिन जब से ये सेंटर में बना हुआ था लोक सेवा आयोग, तो उसकी स्थापना 1919 के एक्ट से ही हो गई थी। देखो यही यही बता देती हूँ। दो तरह के हैं, केंद्र वाला और राज्य वाला, सेंटर और स्टेट। पहले केंद्र वाले की बात कर देते हैं। केंद्र वाला बना है 1919 के एक्ट से, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। इस 1919 के एक्ट से बच्चों 1924 में एक कमीशन बना था, उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। ली आयोग, ली कमीशन। और इसी ली कमीशन की वजह से 1 अक्टूबर 1926 को हमारा क्या बन गया था? यहां पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 को बन गया था। लेकिन स्टेट में भी तो पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो जो स्टेट वाला पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बना है 1935 से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना यहां से। स्टेट वाला, राज्य वाला, राज्य वाला बना है 1935 के एक्ट से। क्लियर है?
और यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाद में क्या बन जाएगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और बाद में जब हमारा जो लागू हो गया हमारा संविधान, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, हमारा यूपीएससी बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये यूपीएससी पहले हमारा क्या हुआ करता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही था। तो केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना तो 1919 के एक्ट से हो रखी है। प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना, क्योंकि प्रांतों को स्वायत्ता दे दी, तो स्वायत्ता दे दी तो एक लोक सेवा आयोग भी तो बनाना पड़ेगा प्रांतों के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन भी तो देनी पड़ेगी। जब आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हो तो वो आप कौन से एक्ट से दे रहे हो, 1935 से। तो प्रोविंसेस में पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 के एक्ट से, सेंटर में पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 के एक्ट से। 1924 में ली कमीशन एक बना था और इसी की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को हमने क्या बना दिया था, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये बात याद रखना, लोक सेवा आयोग। ठीक है, जो आज के टाइम पे जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, रॉस बारकर का नाम याद रख देना। रॉस बारकर भी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज इमरजेंसी प्रोविंसेस, आपातकालीन प्रावधान भी हमने कहां से ले रखे हैं, 1935 के अधिनियम से। और वर्तमान में अभी इमरजेंसी प्रोविंसेस हमारे कौन से पार्ट में आता है, तो बच्चों पार्ट 18 में आते हैं, भाग 18 में आते हैं, और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हम इमरजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में 3 चीजें पढ़ते हैं हम, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये तीनों हम पढ़ते हैं आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। कौन से पार्ट में, पार्ट 18 में। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमने आपातकालीन प्रावधान में हमने कब से ले रखे, 1935 के एक्ट से। उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी अंग्रेजों की देन है। तो देखो हमने कितनी मेन चीजें तो कहां से उठा रखी है, 1935 के एक्ट से उठा रखी है। तभी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि हमारा शासन ऑलरेडी 1935 के एक्ट से चल सकता है, और उसी से ही चला है। वास्तव में ये बात सच भी है। ठीक है, तो वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था है, ये हमने कहां से ले रखी है, 1935 के अधिनियम से। लेकिन यहां से एक और बात याद रखना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन से पार्ट में आता है, कौन से भाग में आता है, तो सुनो इधर याद रखो। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पार्ट 11 भाग 11 में बच्चों 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आजकल पेपर में चैप्टर भी पूछने लग गया है। चैप्टर 1 2 अध्याय, चैप्टर को बोलते हैं हिंदी में अध्याय। भाग 11 के 2 अध्याय हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो पार्ट 11 है वो आता है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। चैप्टर 1 आता है बच्चों आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। चैप्टर 2 आता है आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, अब हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इस पार्ट 11 के कौन से वाले चैप्टर में आता है, 2 चैप्टर है, तो चैप्टर 2 में आता है। चैप्टर 2 में यानी कि इस वाले में आर्टिकल 246 नहीं 256 से लेकर 263। कई बार क्या है बोलते बोलते नंबर हो जाते हैं, माइंड में कुछ और चल रहा होता है लेकिन बोलते टाइम, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर करेक्ट है भाई, 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, चैप्टर 2 में आते हैं हमारे प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है या मैं हिंदी में लिख देती हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो चैप्टर 1 में क्या आता है, विधायिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका, क्लियर है, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसी विधायिका होगी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी जो इनके जो विधायी व्यवस्था है केंद्र और राज्यों के बीच में, वो हम पढ़ते हैं पार्ट 11 के चैप्टर 1 में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम पढ़ते हैं पार्ट 11 के चैप्टर 2 में, और इसमें 2 ही चैप्टर है, आर्टिकल 245 से 263। लेजिस्लेटिव रिलेशन आते हैं 245 से लेकर 255। ये भी पूछ सकता है, चाहे आपका पेपर छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये मैटर ही नहीं करता आज के टाइम पर। आज के टाइम पर पेपर है वो बहुत अलग लेवल पे बन रहे हैं।
चैप्टर 2 में आती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, 256 से लेकर 263 तक। और आर्टिकल 263 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या आता है आर्टिकल 263 में, तो यही की यही नोट कर लेना। आर्टिकल 263 में आती है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। और कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है वही उस इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होगा भी। तो इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता तो राष्ट्रपति है। कौन से आर्टिकल से, 263 से। लेकिन अध्यक्षता, उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है बच्चों प्रधानमंत्री। क्या काम होता है इस इंटर स्टेट काउंसिल का, दो राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो रहा है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी काउंसिल काम करती है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। चाहे वो दो राज्यों के बीच में विवाद हो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में विवाद हो, ठीक है। तो आर्टिकल 263 भी पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो आर्टिकल 263 से इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन होता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, पहला सवाल। दूसरा, एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, अंतरराज्यीय परिषद का, प्राइम मिनिस्टर होता है। और कौन से आर्टिकल से में आता है ये, तो आर्टिकल 263 में आता है। और 263 किस में आता है, पार्ट 11 के चैप्टर 2 में आता है। तो चैप्टर्स भी याद रखना, क्योंकि पहले के पेपर में सिर्फ पार्ट्स पूछे जाते थे, आजकल पार्ट्स के साथ साथ चैप्टर भी पूछे जाने लगे। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों बाय कैमरल पार्लियामेंट एट सेंटर, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। दो हाउस है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर एक हाउस होता तो हम इसे बोलते हैं यूनिकैमरल सिस्टम, एक सदनीय व्यवस्था। लेकिन हमारे पास तो दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसे बोलते हैं बाय कैमरल सिस्टम। तो ये राज्यसभा आज हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है। लोकसभा में इसे बोल रहे हैं, पहले इनके नाम अलग थे लेकिन दो हाउस तो थे। तो ये जो केंद्र में दो हाउस वाली व्यवस्था आई है, ये भी कब से आई है, 1935 के अधिनियम से आई है। आज जो दो हाउस, उन दोनों हाउस के नाम क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा का आर्टिकल यहीं से याद रख देना, आर्टिकल 81 में आता है लोकसभा और आर्टिकल 80 में आता है बच्चों राज्यसभा। और पार्लियामेंट, संसद कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 79 में। 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा और 81 में क्या आता है, लोकसभा, ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, तभी तो भारत में डुअल लेजिस्लेटिव है, दोहरी विधायिका है। क्यों, क्योंकि हमने कानून बनाने के लिए सिर्फ एक हाउस नहीं रख रखा है। दोहरी विधायिका का मतलब, डुअल लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर कानून बनाने के लिए लोकसभा भी है और साथ में राज्यसभा भी है, दो हाउस बैठे हैं। तो सेंटर में दो हाउस है, साथ में ऐसे ही स्टेट में भी हमने ये सिस्टम रख रखा है। स्टेट में भी 28 स्टेट है, 28 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दो हाउस है और बाकी 28 के 28 में तो क्या है, एक हाउस है ही। तो ये व्यवस्था केंद्र के साथ साथ कुछ राज्यों में भी देखने को मिलती है। ये बात क्लियर हो गई। तो बाय कैमरल सिस्टम समझ में आ गया, लोकसभा और राज्यसभा जब दो हाउस होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भारत में दोहरी विधायिका है, डुअल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, तो बिल्कुल है, ठीक है। कहां से ले रखा हमने सिस्टम, 1935 के एक्ट से। लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था। हमने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां बांट रखी है, ये होता है हमारा फेडरल सिस्टम। लेकिन हमारे देश में हमने शक्तियां तो बांट रखी है, लेकिन फिर भी ज्यादा शक्तियां किसको दे रखी है, सेंटर को। यानी कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है मोर देन स्टेट, राज्यों से ज्यादा अधिक शक्तिशाली कौन है, केंद्र। और ये चीज हमने कहां से ले रखी है, कनाडा से ले रखी है, ठीक है। तो अगर पूछे कि फेडरेशन सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, संघात्मक व्यवस्था केंद्र के साथ अधिक शक्तिशाली, तो ये हमने कहां से ले रखा है, कनाडा से ले रखा है। लेकिन सीधा पूछे कि फेडरेशन सिस्टम कहां से, फेडरल सिस्टम था हमारे यहाँ, तो बिल्कुल था। कब, 1935 के एक्ट से। और 1935 के एक्ट से ऑल फेडरेशन भी बनाने की बात हुई थी, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी उस समय, हालांकि ये बना नहीं था, ठीक है। तो ये बात हो गई संघात्मक व्यवस्था की। अगली बात आती है 3 लिस्ट, 3 सूची हमारे पास, केंद्र सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी 1935 के एक्ट में ले रखा था हमने, वर्तमान में भी है, बिल्कुल है। और ये तीनों की तीनों लिस्ट, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, चाहे स्टेट लिस्ट हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, सारी की सारी आज के समय पर कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 246 में आती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। ठीक है, तो ये तीन सूची वाला कॉन्सेप्ट हमने हमारे पास 1935 के एक्ट में भी था। हालांकि आज हम पढ़ते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची हमने कौन से देश से ले रखी? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये तीनों लिस्ट से हमने जो शक्तियां बांट रखी थी केंद्र और राज्यों के बीच में, ये ऑलरेडी कहां से है? 1935 के एक्ट से। ठीक है, और ये तीनों लिस्ट से हमने जो शक्तियां बांटते हैं, ये बात हमने कौन से शेड्यूल में पढ़ी है? तो 7 शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, 7 शेड्यूल में हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शक्तियां बांटते हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कौन से शेड्यूल में आती है, कौन सी अनुसूची में आती है? तो कौन से में आती है भाई? 7वीं अनुसूची में आती है। तीनों की तीनों लिस्ट कौन से आर्टिकल में आती है? तो 246 के अंदर आती है। उसके बाद आता है बच्चों पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश जारी करना किस किस के द्वारा? प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी कि राष्ट्रपति भी कर सकता है, ठीक है, और राज्यपाल, दोनों ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इनका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से ऑर्डिनेंस इश्यू करता है? 123 से, और गवर्नर किससे करता है? 213 से। तो पहली बात तो ऑर्डिनेंस दोनों इश्यू करते हैं, प्रेसिडेंट भी करता है और गवर्नर तो आया ही 1935 के एक्ट से था। ठीक है, क्या होता है ये ऑर्डिनेंस? तो ऑर्डिनेंस होता है जब, वैसे तो कानून कौन बनाती है? संसद, लेकिन संसद के जो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, मान लो उनका शासन ही नहीं चल रहा, या तो एक ही हाउस काम कर रहा है या फिर दोनों ही हाउस काम नहीं कर रहे, तो ऐसे में एक्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक्ट बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए दोनों हाउस से बिल पास होना जरूरी है और फिर राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी है। लेकिन एक ही हाउस काम कर रहा है, दूसरे का शासन चल ही नहीं रहा है, या फिर मान लो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में हमें जरूरत है कि देश में कानून बनाना है। तो ऐसे में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को हमने शक्ति दे रखी है कि वो एक पेपर पर एक ऑर्डर देकर अपने साइन करके उसे कानून बोल सकते हैं कि भाई ये कानून ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही इक्वल होता है जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है। दोनों के पास शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास भी। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 से, ठीक है, और राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 से। और प्रेसिडेंट ये जो ऑर्डिनेंस इश्यू करता है, अध्यादेश, ठीक है, इसको किसी भी समय राष्ट्रपति वापस भी ले सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ऑर्डिनेंस इश्यू कर रहा है 123 से, और गवर्नर कौन से आर्टिकल से ऑर्डिनेंस इश्यू कर रहा है? 213 से। और ये जो ऑर्डिनेंस इश्यू करना है, ये कैसी पावर है? तो ये विधायी शक्ति है, विधि यानी कि कानून, तो कानून ही तो है ये, तो लेजिस्लेटिव पावर है, ये विधायी शक्ति है। और प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव वाली पावर है, ऑर्डिनेंस वाली, ये पार्ट 5 के बच्चों यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर 3 में आती है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक ही आर्टिकल आता है चैप्टर 3 में, आर्टिकल 123। ये सारी बातें याद रख। तो क्लियर हो गया यहां तक ये सारी चीजें? तो ये 9 की 9 चीजें हमने किससे ले रखी हैं? भाई ब्रिटेन से ले रखी हैं। ठीक है, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने 7वीं अनुसूची में रखा हुआ वर्तमान में आर्टिकल 246 के अंदर। अब देखो, अभी अभी बताया था मैंने आपको, 245 से 263 के बीच में क्या आता है? केंद्र राज्यों के मध्य संबंध आता है। तो इन 3 लिस्ट से भी हम क्या कर रहे हैं? केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियां तो बांट रहे हैं। तो बताओ आर्टिकल 246 कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 11 में आएगा। लेकिन 11 में भी मैंने 2 चैप्टर बताए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 आता है 245 से लेकर 255, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी, वहां पर जो व्यवस्था है वो है। तो आ तो रहा है 246, 245 के बाद 246 ही तो आता है। तो अगर मैं 246 पूछूं कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 11। कौन से चैप्टर में आता है? तो चैप्टर 1 में आता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है वहां पर, विधायी व्यवस्था है केंद्र राज्यों के बीच में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ब्रिटेन का। अगला आता है रशिया। रूस से हमने क्या क्या ले रखा है? तो सुनो इधर, रशिया से हमने क्या ले रखा है? रशिया से बच्चों हमने ले रखी है फंडामेंटल ड्यूटीज।
ठीक है, मौलिक कर्तव्य ले रखे हैं, लेकिन ये मौलिक जो कर्तव्य हैं ये हमने बाद में जोड़े, पहले से नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी था, फंडामेंटल राइट था, प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, पार्लियामेंट थी, प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में शामिल नहीं थे तो कब जुड़े होंगे? तो इसका अमेंडमेंट पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन से हमने 50 से ज्यादा आर्टिकल में बदलाव किए थे, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है भाई। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान क्यों कहा जाता है, रीजन समझ में आ गया? अब ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है, इसी अमेंडमेंट में एक चीज थी कि मौलिक कर्तव्य भी जोड़ो, यानी कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कमेटी के कहने पर जुड़े हैं? या फिर सवाल पूछ ले कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट कौन सी कमेटी के कहने पर हुआ है? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर हुआ है भाई, ये नाम याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर ही मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन भी सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पर। और कितने मेंबर्स हैं? तो इसके मेंबर्स पूछ सकता है। टोटल कुल हैं 12 यानी कि एक तो अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य है, तो अध्यक्ष सहित पूछे, विद चेयरमैन पूछे, तो टोटल है 12, क्योंकि एक कौन थे? खुद सरदार स्वर्ण सिंह ही थे भी, ये बात याद रख, ठीक है। कौन से पार्ट में आता है? तो सीधा पूछे पार्ट 4A में आता है, एक ही आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 51A में, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो क्या बोला था, कितने जोड़े जाएंगे यहाँ पर? ये देखो, सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उन्होंने बोला था 8 जोड़ दो, लेकिन 1976 में हमने जोड़े कितने? 10, ठीक है। वर्तमान में कितने, अभी प्रेजेंट में कितने हमारे पास? 11, ठीक है। तो ये जो 11वें नंबर का जुड़ा है, ये भी बाद में जुड़ा, तो 11वें नंबर का जुड़ा है 86 अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जुड़ा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि सरदार स्वर्ण सिंह ने तो कितने रिकमेंड किए थे, कितनी सिफारिशें की थी? जोड़ो 8, जोड़े कितने गए 1976 में? या 42वें संविधान संशोधन से 10, वर्तमान में कितने हैं? 11। तो ये 11वें नंबर का अलग से जुड़ा है, तो ये बहुत बाद में जुड़ा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य से 2 संशोधन रिलेट करते हैं, एक तो 42वां 42nd और दूसरा 86वां 86 अमेंडमेंट। क्लियर है यहां तक? आर्टिकल 4 पार्ट 4A और आर्टिकल 1 ये 51A भाई, ये बात याद रखना, ठीक है। कौन सी कमेटी के कहने पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहने पर। उसके बाद आता है बच्चों 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना ये भी हमने कहां से ले रखी है? रशिया से। और ये 5 ईयर प्लान बनाता कौन था? 1951 से शुरू हो रखे हमारे 5 ईयर प्लान, कब से? 1951 से, ठीक है। कौन बनाता था? योजना आयोग, योजना कमीशन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्लानिंग कमीशन। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेना, प्लानिंग कमीशन। पेपर में योजना आयोग भी लिखा जाता है कई बार ऐसे इंग्लिश में, तो योजना कमीशन या योजना आयोग लिखा जाए या फिर प्लानिंग कमीशन लिखा जाए, एक ही बात है। यही प्लानिंग कमीशन प्लान करता था कि हर 5 साल में हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये जो 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमने कहां से ले रखे हैं? रशिया से। इस प्लानिंग कमीशन की बच्चों स्टैब्लिशमेंट वाली डेट पूछता है, तो याद रखना योजना आयोग बनाया 15 मार्च 1950, ठीक है। किसी ने तो अध्यक्षता की होगी, किसी समिति ने तो कहा होगा, किसी समिति की सिफारिश पर तो ये प्लानिंग कमीशन बना होगा, तो इसमें नाम याद रखोगे केसी नियोगी। और ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है योजना आयोग वाला, ठीक है। केसी नियोगी समिति, नियोगी, केसी नियोगी जो समिति थी उन्होंने सिफारिश की थी, उन्हीं की सिफारिश पर हमने क्या बनाया था? हमारा योजना आयोग। कब स्थापित किया था? 15 मार्च 1950 को। और इसके पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज के समय ये है ही नहीं। तो इसे खत्म कब कर दिया गया? तो बच्चों इसे खत्म 15 मार्च 1950 से शुरू हुआ था, खत्म कब कर दिया इसे? 17 अगस्त 2014। तो क्या आ गया फिर इसकी जगह?
कुछ तो आया होगा। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है अभी। नीति नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग किसकी सिफारिश पर बना है? तो भारत सरकार की सिफारिश पर, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर क्या बना है? नीति आयोग। भाई पूछे कि नीति आयोग किसी समिति की सिफारिश पर नहीं बना है, यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल। कब से काम करना शुरू करा? 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस कर दिया? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को। कौन सी कमेटी? किसी ने तो रिकमेंड किया होगा उस समय पर, केसी नियोगी समिति, ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? भी प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर है? तो हमारे योजना आयोग ने काम कब तक करा है? 15 मार्च 1950 से लेकर 17 अगस्त 2014 तक। अगस्त 2014 में इस प्लानिंग कमीशन को हमने कर दिया खत्म। 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह किसने काम करना शुरू कर दिया? नीति आयोग ने। ये भी प्लानिंग ही करता है, सरकार का थिंक टैंक है कि सरकार को कैसे काम करना है। अभी ये 15 सालों के लिए चल रहा है। नीति आयोग कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए, भी के लिए काम कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद और रशिया से हमने क्या ले रखा है? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सीधा सीधा पूछे कि न्याय की अवधारणा, जस्टिस हमने कहां से ले रखा है? तो जस्टिस वाली बात भी हमने रशिया से ले रखी है। और कितने तरह का जस्टिस? 3 तरह का। तो रशिया से क्या क्या ले रखा है हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन या योजना कमीशन या योजना आयोग बोल दो, और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि न्याय की अवधारणा भी कौन से देश से ली गई है? तो कौन से देश से याद रखोगे? रशिया। क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चों जापान। जापान से हमने क्या ले रखा है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में। और एक ही चीज ले रखी है हमने जापान से, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। तो जरूरी नहीं है सभी देशों से। देखो 1935 के एक्ट से देखा 9 चीजें ले रखी है, रशिया से देखा 4 चीजें ले रखी है, जापान से एक ही ले रखा है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि आपने कानून तो बना दिया, लेकिन उसको आप इनेक्ट कैसे कर रहे हो, लागू कैसे कर रहे हो, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है उन चीजों का। आप आर्टिकल 21 को किस हिसाब से देखते हो? आर्टिकल 21 हमारा क्या है? लाइफ, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को, जीवन जीने का अधिकार देता है 21 को। तो जीवन जीने का अधिकार कैसे कि आपकी कानून व्यवस्था कैसी है, आपकी न्याय व्यवस्था कैसी है। तो वही चीज है यहाँ पर, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। पेपर में सीधा पूछेगा, क्या आंसर करना है? जापान। कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है? कौन से आर्टिकल में हम ये बात पढ़ते हैं? तो कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं? आर्टिकल 21। इनका जहां पर जो आर्टिकल था वो मैंने आपको बता दिया है साथ के साथ। क्लियर है? तो रशिया हो गया, जापान हो गया। उसके बाद देखो अगला आयरलैंड, ठीक है। आयरिश, आयरिश बोल दो या आयरलैंड, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है आयरिश, एक ही बात है। इंग्लिश में तो दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ले रखा है हमने? डीपीएसपी, शॉर्ट में हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने कहां से ले रखे हैं? आयरलैंड। कौन से पार्ट में आता है? तो भाग 4 में आता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। भाई राज्यों के लिए एक गाइडलाइन का काम करता है, ठीक है, कि भाई एक सरकार को कैसे कैसे काम करना चाहिए। अब यहां से एक और सवाल याद रखो कि डीपीएसपी भले ही हमने आयरलैंड से ले रखा, लेकिन क्या इसकी बात भी पहले से हो रखी थी? तो बिल्कुल 1935 के एक्ट से। भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1935 के एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश प्रपत्र के नाम से था ये, तब वहां इसको डीपीएसपी नहीं बोला गया था, अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। तो डीपीएसपी की बात ऑलरेडी किस एक्ट से जुड़ी? 1935 से एक्ट से। और तेज बहादुर शप्रू कमेटी के कहने पर हमने इस डीपीएसपी को क्या करा था? शामिल करा था। तो तेज बहादुर शप्रू का भी नाम याद रखना है, यहां लिख देती हूँ मैं, तेज बहादुर शप्रू, ठीक है। इनके कहने पर हमने क्या जोड़ा हुआ है? डीपीएसपी जोड़ा हुआ। और कौन से एक्ट में बात हो रखी? 1935 के एक्ट, साथ में पार्ट हो गया और आर्टिकल, आर्टिकल साथ के साथ याद करके चलना। सीधा सीधा सवाल आता है कि डीपीएसपी कौन से देश से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटी हमने पढ़ लिया कहां से ले रखा है? रशिया से। क्लियर है?
उसके बाद आता है बच्चों प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा। ये चीज भी हमने कहां से ले रखी है, आयरलैंड, और ये एट प्रेजेंट हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, 54 में। अब क्या हम राष्ट्रपति को वोट डालने जाते हैं, बताओ? नहीं जाते हम वोट डालने, लेकिन इलेक्शन तो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज लिखा हुआ है तो बिल्कुल होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन। कौन से आर्टिकल में, 54 में इलेक्टोरल कॉलेज बना रखा है हमने, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम वोट डालने नहीं जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है भाई, ठीक है, होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। कौन कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नॉमिनेट आते ही ऑप्शन हटा दो, नॉमिनेट मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल नहीं होता है। इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में शामिल भी वही होगा जो खुद इलेक्ट होके आ रखा है, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं हम, संसद के सारे निर्वाचित सदस्य, या फिर हम बोल दें कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड एमपी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इलेक्टेड एमपी, निर्वाचित एमपी, सारे एमपी नहीं, ऑल मेंबर्स नहीं, ऑल मेंबर देखिए कट कर दो ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर्स एमपी संसद के, साथ में 28 स्टेट है हमारे पास, तो इलेक्टेड एमएलए, सारे के सारे 28 राज्यों के निर्वाचित विधायक, भाई ये तो सांसद हो गए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोलते हैं इसे विधानसभा, और विधानसभा का सदस्य ही कहलाता है विधायक। विधानसभा से विधायक याद रख लेना, विधायक छोटा होता है, भले ही हमने विधायक को बहुत बड़ा कर रखा है सुन सुन के, सांसद हमको छोटा लगता है, सांसद बड़ा होता है और विधायक क्या होता है यहाँ पर, छोटा होता है। तो इलेक्टेड एमपी सारे के सारे, चाहे वो राज्यसभा को चाहे लोकसभा को, इलेक्टेड एमएलए सारे के सारे 28 राज्यों का, एमएलसी शामिल नहीं होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि एमएलसी सारे के सारे 28 राज्यों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है, तो हम ये भेदभाव नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एमएलसी शामिल नहीं होते, एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं इसे विधान परिषद। विधान परिषद शब्द दिख जाए कट कर दो ऑप्शन, विधान परिषद का कोई शामिल नहीं होता, ठीक है। साथ में दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के भी इलेक्टेड एमएलए, निर्वाचित एमएलए ही शामिल होते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी को कब से शामिल करा है, तो याद रखना 70वां संविधान संशोधन, 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 70वें संविधान संशोधन से ही हमने दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए शामिल कर रखे। पहले इसमें जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब हमने जम्मू कश्मीर हटा दिया 2019 से, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुआ है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है, फिर से सुन लो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक एमएलए, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड एमएलए ही शामिल होंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी को कब शामिल किया है, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये सारे लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होते हैं भाई। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, ये बात किसमें आती है, 54 में, यही कि यही आर्टिकल 55 याद कर दो। 55 में आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होगा, तो इनडायरेक्ट होगा। तो ये बात कौन से आर्टिकल में आएगी, 55 में। 54 में पहले लोगों को शामिल करो, 55 से क्या करा दो, इलेक्शन करा दो। क्लियर है? उसके बाद अगला, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर बच्चों हम 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। ये नॉमिनेट सदस्य शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। ओनली इलेक्टेड बोला है मैंने, ठीक है, ये बात याद रखना। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, पहले लोकसभा में भी होते थे, अब हमने वो प्रोसीजर ही हटा दिया। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, और कौन करता है, तो यहीं से एक और सवाल बन जाता है, राष्ट्रपति करता है कितने सदस्यों को, 12 को। कहाँ करता है, राज्यसभा। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 80 के अंदर आता है। क्लियर है? तो आयरलैंड से हमने क्या ले रखा है, डीपीएसपी,
प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज, और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, आर्टिकल 80 में। उसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा है हमने, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है बच्चों हमने कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, और ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछा, फेवरेट क्वेश्चन है ये। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची हमने कहां से ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से। कौन से लिस्ट में आती है, 246। बताओ 246 कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट 11 में आएगा, बिल्कुल ठीक है। कौन से चैप्टर में आएगा, चैप्टर 1 में आएगा, चैप्टर 1 में आएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 आता है 245 से 255 तक, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए तो जो बड़ा है उसी की चलेगी भाई, ठीक है। उसके बाद आता है ज्वाइंट सिटिंग, ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो दो तो स्टार लगा ही लेना, ये दो तो रटने ही रटने हैं, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, दो हाउस है हमारे पास, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों को एक साथ बुला लो, तो ज्वाइंट कर दिया ना हमने, इसी को क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बोलेंगे। तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहां से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से। और ये ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में होती है, तो 108। तो बच्चों इसका आर्टिकल भी रट लेना, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है इसका आर्टिकल, आर्टिकल 108 भाई, क्लियर है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में आती है। अब यहीं से दो सवाल और साथ के साथ में याद करो, ये जो संयुक्त बैठक है ये बुलाता कौन है, कॉल बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन अध्यक्षता चेयर कौन करता है, अध्यक्षता चेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सवाल अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो ना, स्पीकर बोल दो और चाहे इसे लोकसभा अध्यक्ष बोल दो, एक ही बात, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता तो राष्ट्रपति के, आ जाओ भाई दोनों इकट्ठे हो जाओ, हो गया राष्ट्रपति का काम खत्म, राष्ट्रपति अपने घर में। अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, दोनों की हेडक कौन लेगा, लोकसभा स्पीकर लेगा। इसलिए जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो किसके नियमों के हिसाब से चलता है, तो लोकसभा के नियमों के अनुसार वो बैठक चलती है, क्लियर है। तो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष करता है, चेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। दोनों सवाल यहीं से तैयार हो गए। तो एक ही लाइन में आपके 3 सवाल आते हैं यहाँ से, सॉरी 4। ज्वाइंट सिटिंग कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में, 108 में। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तब क्या याद रखना है, लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, कौन से वाले रिलेशन, ट्रेड वाले, कॉमर्स वाले, व्यापार वाले, और ये रिलेशन आते हैं पार्ट 12 में, ठीक है। भाग 12 के अंदर आता है, तो ये वाले केंद्र राज्यों के बीच में व्यापार कैसे होगा, टैक्स कौन सा लगेगा, कहाँ चुंगी टैक्स लेना है नहीं लेना, जीएसटी के अंदर क्या कर दिया, ये सारी की सारी चीजें कहां से ले रखी है बच्चों, हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी। तो ऑस्ट्रेलिया से तीनों चीजें याद रखना, पेपर में ये दोनों सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग, दोनों का आर्टिकल याद रखना, और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल तो रट लेना 108। उसके बाद आ जाओ फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या ले रखा है, लिबर्टी, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता, फ्रीडम भी बोल सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता यानी कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता, भाईचारा, सबको मिलजुल कर रहना है। तो देखो जस्टिस तो ले रखा है रशिया से, लेकिन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द हमने हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में यूज करे हुए हैं, और ये तीनों शब्द हमने कहां से ले रखे हैं, फ्रांस से ले रखे हैं, ठीक है। तो इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई आर्टिकल नहीं है। उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या होता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भाई हमने हमारा प्रेसिडेंट चुना है, लेकिन नॉमिनेट नहीं करा है हमने उसको, वंशानुगत नहीं करा है हमने उसको, हमने हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया है। और जिस भी देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यानी कि हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रमुख को इलेक्ट किया जाता है, भले वो इनडायरेक्ट हो रहा, हम वोट डालने नहीं जा रहे, लेकिन इलेक्शन तो हो रहा है ना, एमपी और एमएलए तो जा रहे हैं ना इलेक्शन करने के लिए वहां पर। तो उस देश को रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं भाई, गणतंत्रात्मक देश बोलेंगे, ठीक है। तो ये भारत रिपब्लिक बना है कब, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको हमने इलेक्ट किया था, भले ही हमने उस समय वोट नहीं डाला। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने वोट डालकर उन्हें राष्ट्रपति बनाया था, तो इलेक्शन तो हुआ था ना। तो वही इलेक्शन वाली चीज किससे जुड़ी हुई है, रिपब्लिक सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। कहां से लिया है, फ्रांस से। अगला आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस,
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। एडॉक का मतलब होता है जब आप किसी स्पेशल कंडीशन में किसी चीज को अपॉइंट कर रहे हो, किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को स्पेशल काम सौंप रहे हो कि ये काम तुमको पूरा करके जाना है, उसी को ही बोलते हैं तदर्थ। ठीक है, हिंदी में थोड़ा अजीब शब्द है एड हॉक, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ जाएगा एड हॉक का मीनिंग क्या होता है। कौन से आर्टिकल में आता है? 127 सॉरी 127 आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्या होता है ये एड हॉक जज? तो सुनो इधर, एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट क्यों करी जाती है, क्या है इसका मतलब, क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, काम कर रहा है, कोर्ट में जितने जजेस चाहिए उतने जज पूरे नहीं है, यानी कि कोर्ट का कोरम पूरा नहीं है। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, यानी कि कोर्ट शुरू करने के लिए हमें किसी भी केस को लड़ने के लिए एक टीम तो चाहिए, वो टीम पूरी नहीं है, वो कोरम पूरा नहीं है, वो गणपूर्ति पूरी नहीं है। दूसरी कंडीशन, बहुत ज्यादा केसेस का वर्डन हो चुका है, ब्लैक यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो भर चुके हैं और टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे बच्चों, जब टाइम पे चीजें कंप्लीट नहीं हो रही, केसेस सॉल्व नहीं हो रहे, तब हमारे जो रिटायर्ड जज होते हैं उन रिटायर्ड जज को हम फिर से बुला लेते हैं, आ जाओ भाई काम संभाल लो। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन में स्पेशल टाइम पीरियड के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है फिर से। ठीक है, और अपॉइंट कौन करेगा? हमेशा चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर से इनको काम करने के लिए बुलाया गया। जनरली इनको 2 से 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कई बार इनको 2 से 5 साल के लिए, तो इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी जो कोर्ट के जज होते हैं उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, उनकी मैक्सिमम एज होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स, 65 साल रिटायर्ड एज, और हाई कोर्ट की कितनी है? 62। तो ये 65 और 62 दोनों नंबर याद रख लेना। 65 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, 62 है हाई कोर्ट के जज के रिटायर्ड के लिए। ठीक है, तो जितने भी रिटायर्ड जज हो भाई, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उनको हम ये बोलेंगे भाई आ जाओ और थोड़े दिन काम संभाल लो। तो 2 से 3 साल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं और 2 से 5 साल के लिए। अगला सवाल, एड हॉक जज तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा चीफ जस्टिस करेगा, लेकिन खुद की मर्जी से नहीं करेगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा, प्रियोर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट करता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन से आर्टिकल से? 127 से। ये बात तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर कौन करेगा? चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसको? जितने भी जज रिटायर्ड हो चुके हैं उनको बोलेंगे आ जाओ फिर से थोड़े से सालों के लिए काम संभाल लो, और इनकी सैलरी होगी, भाई काम भी तो तुम जज वाला ही करा रहे हो, भले रिटायर्ड हो गए, वही सैलरी होगी जो जज की होगी, लेकिन इनकी पेंशन नहीं होती है। एड हॉक जज की कभी भी पेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पेंशन ऑलरेडी इनकी चल रही है, इनको तो सिर्फ हम 2 साल के लिए बुला रहे हैं, तो 2 साल की सैलरी दे देंगे, 3 साल काम करेंगे तो 3 साल की सैलरी दे देंगे। पेंशन तो पहले से ही इनकी चल रही है रिटायर्ड होने के बाद, तो फिर से इनकी पेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये एड हॉक जज, एड हॉक जज का मतलब क्या है? जब आप रिटायर्ड जज को किसी स्पेशल टाइम पीरियड के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, कहाँ से ले रखा है बच्चों? फ्रांस से ले रखा है। कौन से आर्टिकल में आता है? 127 में। 127 किसके लिए बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। कौन एड हॉक जज की अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस करता है। ठीक है, किससे पूछकर? राष्ट्रपति से पूछकर, प्रियोर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ जर्मनी पर। जर्मनी से हमने क्या क्या ले रखा है बच्चों? तो जर्मनी से हमने ले रखा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार नहीं ले रखे हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन ले रखा है, दोनों शब्दों में फर्क है। फंडामेंटल राइट ले रखे हमने यूएसए से, अमेरिका से, लेकिन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को भी इमरजेंसी के टाइम पर रोका जाता है, खत्म कभी नहीं होते, अबॉलिश कभी नहीं होते, समाप्त कभी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रुकते हैं, सस्पेंशन होता है। कौन से आर्टिकल से? 358 और 359। ठीक है, तो जर्मनी से एक ही चीज याद रखना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इमरजेंसी मैंने आपको अभी अभी बताई है, आपातकालीन प्रावधान पार्ट 18 भाग 18 के आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच तक चलते हैं, जिनमें से देखो 2 आर्टिकल तो आ गए, 350 और 359, मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, यानी कि इमरजेंसी लग जाए तो क्या उस समय हम लोगों के अधिकारों को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, खत्म कभी भी नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट। वो घुमाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी याद रखना, शब्दों पे जाना, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, एक शब्द बदला और आपका आंसर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या ले रखा है? तो सुनो इधर,
प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में समय समय पर हमें संशोधन भी तो करने होते हैं, नया आर्टिकल भी जोड़ना होता है, पुरानी कोई चीज हटानी भी होती है। तो ये जो हम बदलाव करते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को ही संशोधन कहा जाता है। यानी कि जो चेंजेस कर रहे हैं इसी को ही अमेंडमेंट कहा जाता है। और अमेंडमेंट का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है इसका 368, और अमेंडमेंट आता है बच्चों पार्ट 20 में, और एक ही आर्टिकल है। तो एक तो इसका पार्ट याद रखना, भाग 20 में आता है, और कौन से आर्टिकल में आता है 368, इसका ये आर्टिकल रट लेना, बहुत बार पूछा है। जैसे आर्टिकल 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 368 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हमने कहां से ले रखी है, साउथ अफ्रीका से। ये लाइन गलत है, ये वाली चीज नहीं, ठीक है, इसको कट कर देना, ये गलती से टाइप हो गया है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का भी तो इलेक्शन होता है, और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 80 में आता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होगा, ये भी हमने कहां से ले रखा है, साउथ अफ्रीका से ले रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो कनाडा, कनाडा से हमने क्या क्या ले रखा है बच्चों, तो कनाडा से ले रखी है हमने यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट है ना, उस तीनों में से यूनियन लिस्ट संघ सूची, एक ही आर्टिकल है 246, तीनों की तीनों लिस्ट एक ही आर्टिकल में 246, ये भी हमने कहां से ले रखी है, कनाडा से। इसके अलावा एक और लिस्ट आती है रेसिड्यूरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब है ऐसी बची हुई शक्तियां जो तीनों लिस्ट में नहीं रख रखी है, वो किसमें उठा के रख दो, जो बची हुई होती है। रेसिड्यूरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची, और सिर्फ सेंटर के पास होती है, स्टेट के पास नहीं होती है। ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है। कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 248 में आती है। लेकिन देखो 248 में तो भी तो पार्ट 11 में ही आ रहा है। पार्ट 11 में क्या आता है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो रेसिड्यूरी लिस्ट किसके पास होती है, सेंटर के पास। वर्तमान में सेंटर के पास है, लेकिन ये रेसिड्यूरी लिस्ट 1935 के एक्ट में भी थी, ठीक है। तब ये पावर किसके पास हुआ करती थी उस समय, गवर्नर के पास, गवर्नर जनरल। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किसके द्वारा, सेक्टर के द्वारा। आर्टिकल कौन सा, 155। तो देखो 153 जब पढ़ाया था तब मैंने आपको 155 भी बताया था। तो राज्यपाल का पद तो 153 में आता है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होगा इसका अपॉइंटमेंट का, वो हमने कनाडा से ले रखा है, आर्टिकल 155। और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति। सेंटर में कौन करेगा, राष्ट्रपति। अपॉइंटमेंट होती है उसकी डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद फेडरेशन सिस्टम, तो देखो फेडरल सिस्टम हमने 1935 में भी देखा है। 1935 के एक्ट में ऑलरेडी था हमारे पास, लेकिन हमने उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया। हमने शक्तियां तो बांटी केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग ज्यादा किसको कर दिया, सेंटर को। तो देखो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो हो गया फेडरेशन सिस्टम। लेकिन कनाडा से ऐसा खास क्या लिया है हमने, तो विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, केंद्र अधिक शक्तिशाली है। शक्तियां तो बांट रखी है, लेकिन ज्यादा शक्तियां किसको दे रखी है, केंद्र को दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज हमने कहां से ले रखी है, कनाडा से। उसके बाद एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति। राष्ट्रपति को अगर किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या देगा, सलाह। कौन से आर्टिकल से, 143 से। तो बच्चों जैसे आर्टिकल 108, 368 इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। 263 भी याद रखना, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति और अध्यक्ष। एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल से, 263 से। तो देखो 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 143 बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, 263 भी अभी नया नया बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है ये वाला आर्टिकल, ठीक है। तो ये 4 तो याद रखना। तो एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति भी हमने कहां से ले रखी है, कनाडा से ले रखी है। आर्टिकल रट लेना, आर्टिकल 143 भाई। क्या क्या ले रखा है हमने, तो गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को, मान लो राज्यपाल के पास कोई बिल आया, कोई विधेयक आया साइन करने के लिए, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख देगा कि मैं राष्ट्रपति से पूछ के काम कर लूंगा यहाँ पर। तो गवर्नर कैन रिजर्व, राज्यपाल किसी बिल को आरक्षित रख सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो ये चीज भी हमने कहां से ले रखी है, कनाडा से। यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों का संघ है भारत, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 में, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है।
भारत फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है। फेडरल ऑफ स्टेट का मतलब है क्लियर डिवीजन है, केंद्र राज्य के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य केंद्र में नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, शक्तियां तो बांट रखी, लेकिन केंद्र पूरा पूरा इंटरफेयर कर सकता है यहाँ पर। तो हमने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी, तभी तो इंटरफेयर कर सकता है। तो इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य को ये शक्ति नहीं है कि वो कभी भी सेंटर से अलग हो सके, केंद्र से अलग हो सके, नहीं। पहले भारत पूरा एक संघ बना, यूनियन बना, उसके बाद राज्य बने हैं ये सारे 28 राज्य। कल कोई 28-32 भी तो हो सकते हैं, तो बनाएगी कौन? केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी राज्य बनाना है नहीं बनाना नया। किसी राज्य को यूटी बनाना है नहीं बनाना, किसी को यूटी से फिर से स्टेट बनाना है नहीं बनाना, ये काम किसका? केंद्र सरकार का है। जबकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, शक्तियां बटी होती है और दोनों के काम में कोई इंटरफेयर नहीं होता, उसे बोलते हैं फेडरल ऑफ स्टेट। उसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए जैसा देश है वो फेडरल ऑफ स्टेट है, लेकिन भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। यहां पर किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो क्या हो सके, अलग हो सके। ठीक है, उसे यूनियन के साथ जुड़े रहना ही रहना पड़ेगा। अगर भारत फेडरल ऑफ स्टेट होता तो भारत के अब तक पता नहीं कितने टुकड़े हो चुके थे। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है, कनाडा से ले रखा है, ज्यादा शक्ति हमने केंद्र को दे रखी है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 1। भारत क्या है? क्वासी फेडरल। तभी तो हम बोलते हैं कि भारत में फेडरल गवर्नमेंट तो है, लेकिन पूरी वैसी नहीं है जैसे यूएसए में होती है, क्वासी फेडरल है। ठीक है, और ये बात किसने बोली हुई है? क्वासी फेडरल सिस्टम है भारत में, केसी वियर ने। ठीक है, केसी वियर, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या ले रखा है? तो देखो इधर, ब्रिटेन से बच्चों हमने ले रखी है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। आप भारत के किसी भी राज्य में रहो, किसी भी यूटी में रहो, आप भारत के नागरिक हो और आपको एक ही नागरिकता मिलेगी कि आप भारतीय हो। ये नहीं कि राज्यों की अलग मिल रही है, यूटी की अलग मिल रही है। ठीक है, और ये सिटीजनशिप वाला हिस्सा हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 से लेके 11 की बात याद रखना। तो सिंगल सिटीजनशिप भी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। कहाँ से ले रखा है हमने? ब्रिटेन से। अब कुछ चीजें मैच होंगी जो 1935 में पढ़ी और फिर से रिपीट होंगी। क्यों? क्योंकि 1935 वाली चीज हमने ब्रिटेन वालों ने तो दे रखी है हमको। ठीक है, देखो उसके आगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। ये चीज भी हमने कहां से ले रखी है? ब्रिटेन। और ये कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं हम? आर्टिकल 14। ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है। रूल ऑफ लॉ, हमारे देश में कानून का शासन है। ठीक है, विधि का शासन है, ये भी हमने कहां से ले रखा है? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है ना हमारे पास, यहाँ 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। ये भी हमने कहां से ले रखा है बच्चों? ब्रिटेन से ले रखा है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल दो। बाय कैमरल सिस्टम, 2 हाउस है, ये भी हमने कहां से ले रखा है? ब्रिटेन। तो देखो ये सेम बात हमने 1935 के एक्ट में भी पढ़ी है। फिर अटॉर्नी जनरल, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 भाई। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी हमने कहां से ले रखा है? ब्रिटेन से ले रखा है। भारत सरकार का वकील मान लो, भारत सरकार का कोई भी केस होगा, भारत सरकार के पक्ष में कोई भी चीजें देखनी है, वो कौन देखेगा? अटॉर्नी जनरल। कौन सा आर्टिकल? इसका आर्टिकल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76। इसको भी स्टार लगा लेना भाई, तो रट के चल जाना इसको। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये जो कैबिनेट चलता है ना हमारे, ये भी हमने कहां से ले रखा है? ब्रिटेन से। रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट आती है आर्टिकल 32 में। जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 5 तरह की रिट आती है आर्टिकल 32 में। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरियस, सर्शियरी बोल दो। ठीक है, और को वारंट। ठीक है, ये याद रखना सारे। तो रिट भी हमने कहां से ले रखी है? ब्रिटेन से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ले रखी है? ब्रिटेन से। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछा। सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिए, इसका वाला समझो सबने त्याग पत्र दे दिया, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल यही है टू द लोकसभा। ये बात पढ़ते हैं हम आर्टिकल 75 और 75 के भी 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 के भी 3 में। तो ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होता है कि राज्यसभा होता है? लोकसभा होता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने त्याग पत्र दे दिया, पूरी लोकसभा भंग। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यपाल का पद, लेकिन कैसा वाला? नॉमिनल है। हमारे यहाँ राज्यपाल का पद है, ठीक है, और हमारे यहाँ राज्यपाल नहीं, सॉरी राष्ट्रपति, बेटा सॉरी।
ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से ले रखा, ब्रिटेन से, वहां भी है, लेकिन ब्रिटेन की तरह हमने उसको नॉमिनल हेड बना रखा, हमने रियल पावर्स नहीं दे रखी है। तो नॉमिनल हेड वाली चीज, और राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में आता है, 52 में आता है। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल आता है 54 में। निर्वाचन की प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन आता है 55। ठीक है, तो 52, 54, 55 याद रखो, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन नॉमिनल वाला। उसके बाद है बच्चों लास्ट, अमेरिका। ठीक है, फिर हमारे टॉपिक खत्म है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से ले रखे हैं, यूएसए से ले रखे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ले रखी हैं, रशिया से, डीपीएसपी आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं हमने यूएसए से। हालांकि इसकी शुरुआत हुई कहां से, ब्रिटेन से, लेकिन हमने कहां से ले रखे हैं, अमेरिका से। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को लिखा है। ठीक है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेके 35 तक। और पार्ट 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा। कौन से भाग को बोला जाता है, ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है, भाग 3 को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या रख रखे हमने, मौलिक अधिकार रख रखे हैं हमारे, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके 35। और पार्ट 3, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद आता है 63 में। ये चीज भी हमने कहां से ले रखी है, अमेरिका से। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान की ही चलेगी, संविधान के आगे कोई नहीं है, संविधान में ही जो कानून बने हुए हैं उसी के हिसाब से पूरा देश चलेगा। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहां से ले रखी है, अमेरिका से। कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, सब किसके अंडर में काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61, इसका भी आर्टिकल रट लेना। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी हमने कहां से ले रखा है बच्चों, अमेरिका से ले रखा है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, ये राष्ट्रपति के लिए होती है। कौन से आर्टिकल में आती है, 61 में। ठीक है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ये, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये, महाभियोग की प्रक्रिया क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ये बात याद रखो। ठीक है, उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी आर्टिकल 14 में आता है, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, कोई जो क्लास है, कोई भी जो भिन्न भिन्न वर्ग है, उनमें अलग अलग तरीके से भेदभाव न होकर सबको समान रखा जाएगा। जनरल वालों को एक साथ, ओबीसी वालों के साथ एक साथ व्यवहार किया जाएगा, SC ST वालों के साथ एक साथ व्यवहार किया जाएगा, किसी भी वर्ग के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 में। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, वो भी आर्टिकल 14 में था, वो ब्रिटेन से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये भी आर्टिकल 14 में आता है, लेकिन ये कहां से लिया, अमेरिका से। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आता है बच्चों फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। कौन से आर्टिकल में आता है, 360 में। और पूरी की पूरी इमरजेंसी किस में आती है, पार्ट 18 में आती है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आती है। लेकिन अगर हम खाली वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं तो वो किस में आती है, 360 में आती है, जो हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगी और लगनी भी नहीं चाहिए कभी। उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को कैसे हटाना है, न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 124(4). तो ये प्रोसेस भी हमने कहां से ले रखा है, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन है, ये भी हमने कहां से कॉपी कर रखी है, अमेरिका से। फिर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोई विधि बन गई है या कोई डिसीजन आ गया, उसको फिर से रीचेक करना। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकती है, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। संसद ने कोई कानून बनाया, उसको चेक करेगी सही बनाया या नहीं बना, उसका जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू बहुत अच्छी चीज है। ये न्यायिक पुनरावलोकन, भाई इससे कोर्ट की पावर बढ़ी है, यानी कि संसद से भी बड़ा क्या है, कोर्ट। संसद से भी बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी चेंज करो अपने इस कानून को, तो करना पड़ेगा संसद को वहां पर। ठीक है, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका। और जनहित याचिका की शुरुआत भारत में करने वाले कौन है, PN भगवती। तो इनका नाम याद रखना, फैक्ट। ठीक है,
जैसे अरावली पर्वतमाला पर अभी चीजें हो रही थी पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के ऊपर डिसीजन, तो बहुत सारे लोगों ने उनके पक्ष में याचिका लगाई, उसी को भी बोलते हैं जनहित याचिका। तो ये PIL का कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका से ले रखा है, और भारत में इसको शुरू करने वाले कौन है? PN भगवती। तो ये नाम याद रखना, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका या लोकहित याचिका। उसके बाद आता है बच्चों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि कोर्ट क्या कैसे काम करेगा ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी, सरकार अपना काम करेगी, संसद अपना काम करेगी, संसद में कोर्ट के डिसीजन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होगी। ठीक है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगी, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये चीज भी हमने कहां से ले रखी है? अमेरिका से, तभी तो हमारी जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, पार्लियामेंट से। फिर प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म फोर्सेस, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल से? 53। और 53 का भी कौन सा? 2। 53 में 2 है, 53 1 और 2, तो 53 2। ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछा हुआ है। और लास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट का पद हमने आर्टिकल 52 में आता है, ये हमने कहां से ले रखा था? ब्रिटेन। लेकिन नॉमिनल हेड था ब्रिटेन में, कैसा था? नॉमिनल हेड, ठीक है, नाम मात्र का। नॉमिनल का मतलब क्या है? नाम मात्र अध्यक्ष। लेकिन उस प्रेसिडेंट को इलेक्शन भी करवाना है उसका, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन करवाना है ये हमने कहां से ले रखा है? अमेरिका से। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस आता है आर्टिकल 55 में, प्रक्रिया आती है 55 4 में आता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और बार बार रिविजन करना। यहाँ से पॉलिटी का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो।